A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our new chapter How do organisms reproduce। तो बच्चों इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, छोटे ऑर्गेनिजम्स में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में वो एक सेल, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वो एक ही सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। क्या होता है छोटे ऑर्गेनिजम्स में? एक ही सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो जो सेल अपने आप को डिवाइड करता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो नए दो सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ छोटे ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई भी पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन करने के केपेबल होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाना या अपने बच्चों को पैदा करना। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रिप्रोडक्शन होता क्यों है, क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस पृथ्वी में अपना अस्तित्व बना कर रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर इंसान रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, बच्चे पैदा करना छोड़ दे, तो आगे आने वाले 1000-2000 साल के बाद इंसान की आबादी ही नहीं बचेगी। ठीक है, कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई आदमी बच्चे पैदा कर ही नहीं रहा होगा, जब कोई इंसान बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा होगा, तो आबादी नहीं बढ़ेगी। आबादी नहीं बढ़ेगी तो इंसान एक लिमिट के बाद जब उनकी एज हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस तो यही है कि वो रिप्रोडक्शन जो है उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी आने वाली जनरेशन को इस दुनिया में ला सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। तो चलिए मैं हर एक लाइन को रीड करके आपको उस लाइन का मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। Before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, let us ask one more basic questions. Why do organisms reproduce? इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, मैकेनिज़म्स को स्टडी करने से पहले हमें एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। आफ्टर ऑल, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. आफ्टर ऑल मतलब क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है कि हालांकि आपको भी पता है कि अगर कोई इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट रिप्रोड्यूस ना करे तो वो मरेगा नहीं। मतलब रिप्रोडक्शन एक इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा। नहीं, आप साधुओं को देखते होगे, ओके, वो अपने आप को सेलिब्रेसी में रखते हैं, ओके, या उस पीरियड में रखते हैं जिससे वो अपने आप को रिप्रोडक्शन से दूर रखते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके आगे जो उसका जीवन, उसके जो बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चों को इस धरती पर लाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। जैसे हवा, पानी, खाना, ये हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है,
रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है हमें ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक काम है कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको दुनिया में लाना, ठीक है। इंसानों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की प्रजाति को मेंटेन करके रखना। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में आए, ओके। हमारी जो जनरेशन चल रही है वो चलती रहे, ठीक है। अर्थ पर हम इसी तरह फलते फूलते रहें, सभी लोग चाहते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जीवन को मेंटेन करने के लिए, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। वहीं देखा जाए तो कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होती हैं जो आपने चैप्टर 6 में पढ़े थे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए इतने ज़रूरी हैं कि इन लाइफ प्रोसेसेस के बिना हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना हमारी बॉडी सरवाइव कर सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, if an individual organism is going to create more individuals, अगर कोई ऑर्गेनिज्म और जिसको अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को फॉर्म करना, किसी भी चीज़ को बनाना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बार बार बनाना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। अगर किसी इंडिविजुअल को अपने बच्चे पैदा करना है या कोई और इंडिविजुअल बनाना है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी वेस्ट करता है किसी ऐसे प्रोसेस पे जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले दे दिया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन मेंटेन करके रखने का शौक होता है, ओके। उसको ऐसा लगता है कि हमारा ये दायित्व तो है कि हम अपने अस्तित्व को इस धरती पर मेंटेन करके रखें, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ तो सब बच्चों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और मेरा काम ये रहेगा कि मैं आप लोगों के ओपिनियन में जो भी कमी है उसको क्लियर करूं। वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, it is obvious that we notice organisms because they reproduce। कोई भी आंसर हो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो, ये तो ऑब्वियस है कि हम ऑर्गेनिजम्स को इसलिए नोटिस करते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, ठीक है। इफ देयर वर if there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, अगर सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्शन नहीं करने वाला मेंबर होता है, सपोज कोई इंसान है, ओके, उसको उसने ये ठान लिया है कि मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। तो आप खुद सोचिए
कि अगर उसने ठान लिया है कि उसको रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो क्या उसके बच्चे दुनिया में आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। जब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कैसे आ पाएंगे? ओके। It is the large number of organisms belonging to a single species. ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज इतनी ग्रो कैसे कर गई? वो आपस में रिप्रोडक्शन करके, बच्चे पैदा कर करके वो ग्रो कर गए। ओके। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? हमें ये कैसे पता चलेगा कि दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? ठीक है, वो एक ही प्रजाति के हैं। यूजुअली वी से दैट दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। अब जैसे हम अपने जैसे दूसरे इंसानों को देखते हैं, तो सबके 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, एक हाथ में, पैर में भी। ओके। सबके चेहरे की बनावट, सबके बाल होते हैं सर पे। ओके। और कुल मिलाकर के सारे इंसान लगभग लगभग एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। ये एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के फोटोकॉपी होते हैं। जैसे आप किसी भी बुक की फोटोकॉपी करवाते हैं तो एग्जैक्ट वही उसी तरह का पेज निकलता है। ओके। उतने बड़े अक्षर होते हैं, उतने बड़े डायग्राम बने होते हैं। तो उसी तरह से जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो सेम उसी की तरह उसके बच्चे पैदा होते हैं। उनके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सर होता है। ओके। चेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनकी भी बॉडी में, हर एक चीज़ उसी तरह की होती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। यही डीएनए होता है जो जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कोडिंग वगैरह होती है। किस चीज़ की कोडिंग? एक बच्चे को बनाने की कोडिंग। और वो बच्चा बड़ा हो करके सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा दिखेगा। ओके। तो इस चीज़ की कोडिंग जो है वो किस में होती है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें। ठीक है, डीएनए में। ओके। Thus, reproducing organisms create new individuals. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन करने में माहिर होते हैं वो नए नए इंडिविजुअल्स पैदा कर लेते हैं। ठीक है। तो इस दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए बना है। क्यों बना है? क्योंकि उसको अपने एग्जैक्ट कॉपी पैदा करने पड़ेंगे ताकि उसकी स्पीशीज जो है वो इस पृथ्वी से समाप्त ना हो जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन एक जैसी दिखती है। ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की डिज़ाइन एक जैसी दिखती है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन को सिमिलर दिखना है तो ब्लू प्रिंट इन डिज़ाइन के भी सिमिलर होना चाहिए। अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो इनके ब्लू प्रिंट भी सिमिलर होने चाहिए। दैट मीन्स जैसा कि आप देखते हैं, आप कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को 100 बार प्रिंट करेंगे तो वो 100 बार एग्जैक्ट सेम निकलेगा। ओके। अगर प्रिंटर से किसी चीज़ को 100 बार प्रिंट करते हैं तो 100 के 100 बार एक जैसा ही निकलेगा। उसी तरह से जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, जितनी भी प्रजातियां होती हैं, चाहे वो कोई चिड़िया की प्रजाति हो, चाहे वो कोई इंसान की प्रजाति हो, चाहे वो कोई जानवर की प्रजाति हो, शेर की प्रजाति हो। ओके। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में सेल पाए जाते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है।
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में वो ब्लूप्रिंट छुपा होता है जिसकी मदद से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprints of body design. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन अपने बहुत बेसिक लेवल पे ब्लूप्रिंट की कॉपी के बारे में बताएगा। ओके, कि ब्लूप्रिंट की यानी जो जो पेरेंट होगा उसके सेल में जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर डीएनए में वो ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है जिसको बार बार वो फोटोकॉपी करता है और उसी के जैसे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. Body design के blueprint की कॉपी बनाना है। Okay. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि हमारे सेल, जो हमारी बॉडी का सेल होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो हमारी बॉडी के सेल में अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन बोलते हैं, और जब वही डीएनए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वो डीएनए मोटा होने लगता है। ठीक है, और उसी मोटे डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ओके, मतलब बहुत सारे डीएनए मिल करके प्रोटीन के साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स हो करके एक धागे जैसा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे धागे के पतले पतले टुकड़ों को मिक्स किया जाता है, उसी तरह जो हमारे डीएनए है, डीएनए के साथ प्रोटीन को जोड़ करके इन दोनों की बहुत सारी जो क्वांटिटी है उसको जोड़ करके एक चेन जैसी बना ली जाती है। इसी चेन को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, इसी चेन को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उनके अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या क्या? पतले डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो ये डीएनए 8 प्रोटीन के साथ, कितने? 8 प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को पकड़ के अपने आप को उनके चारों तरफ बांध देता है। ओके, रैप कर लेता है, बांध देता है। ठीक है, अब जब वो चारों तरफ बांध देता है डीएनए, तो ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बना लेते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर इसी क्रोमोसोम की बात कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से जनरेशन बाय जनरेशन बच्चों में ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म इसलिए एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होता है। अगर बॉडी डिज़ाइन को सिमिलर होना पड़ेगा तो ब्लू प्रिंटेड डिज़ाइन के जो हैं उनको भी सिमिलर होना पड़ेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है बेसिक लेवल पर उसमें ब्लू प्रिंट की कॉपी बनाना बोलते हैं। ठीक है, इन क्लास 9th we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information। जो क्रोमोसोम है हमारी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में, ओके, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, फीचर के इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो फीचर्स कौन से हैं, कहाँ से मिले? फीचर्स मतलब हमारे बॉडी का डिज़ाइन स्ट्रक्चर, फीचर हमें कहाँ से मिले? पेरेंट्स से। ठीक है,
और उस फीचर को हमें नेक्स्ट जनरेशन पर पास करना है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो हमारे बॉडी के सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, तो हमारे बॉडी के सेल में जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे बॉडी के अलग अलग हिस्सों के लिए प्रोटीन बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए तो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो बॉडी के डिज़ाइन जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जबकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डिज़ाइन अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी काम क्या होता है कि जो डीएनए की कॉपीज़ हैं, ठीक है, जो डीएनए की कॉपी है उनको क्रिएट करना, ठीक है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं ताकि उनके डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी हो सके। ये केमिकल रिएक्शन क्या है ये हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे सेल की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है उनके डीएनए की। दिस क्रिएट्स टू कॉपी ऑफ डीएनए। ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं, इससे दो एग्जैक्ट कॉपी बनती है डीएनए की। किसी रिप्रोड्यूसिंग सेल में दो कॉपी बनती हैं डीएनए की, ठीक है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इन कॉपीज को एक दूसरे से अलग रखना पड़ता है, सेपरेट करके रखना पड़ता है। हाउएवर, कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट। एक कॉपी प्रोड्यूस करना डीएनए के ओरिजिनल सेल में एक कॉपी प्रोड्यूस करना एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट, और दूसरी कॉपी को बाहर निकाल देना, ये तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट, क्योंकि जिस कॉपी को आपने बाहर फेंक दिया है, एक कॉपी तो आपने यूज़ कर ली डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, दूसरी कॉपी का क्या? दूसरी कॉपी जो कॉपी आपने बाहर फेंक दी है या हटा दी है, वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। उस कॉपी के पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। देयरफॉर डीएनए कॉपीइंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपैरेटस। इसीलिए डीएनए की जो कॉपी बनाना है वो किसके साथ साथ जुड़ा हुआ है? एडिशनल सेलुलर अपैरेटस, बाकी सेल के चीज़ों के साथ, ओके। एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट। डीएनए की कॉपी क्या हो जाती है? एक दूसरे से अलग हो जाती है। ईच विथ इट्स ओन सेलुलर अपैरेटस। हर कॉपी के पास अपना खुद का एक सेलुलर अपैरेटस है। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स। इफेक्टिवली मतलब सही तरीके से एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना लेता है। These two cells are of course similar। ये जो दो सेल्स हैं ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। पर वो सिर्फ दिखते एक जैसे हैं, अंदर से वो पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन एक्यूरेटली कॉपीइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर, ओके। तो इस सवाल का जो आंसर है कि कैसे एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है डीएनए की, इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उन रिएक्शंस पर टिका हुआ है, उन तरीकों पर टिका हुआ है जिन तरीकों की मदद से वो डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए। सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आना चाहिए हर समय। क्या आना चाहिए? वेरिएशन आना चाहिए। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर।
इसीलिए जो डीएनए कॉपी जनरेट होंगी वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसी ही दिखेंगी, ठीक है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। पर जो ओरिजिनल कॉपी है, जो पेरेंट कॉपी है, उसके जैसी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज सारी डीएनए कॉपीज में आता है, ठीक है। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक, इनमें से जो कुछ चेंज है वो इतने ड्रास्टिक हो सकते हैं दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस इट इनहेरिट्स। तो ये वेरिएशन इतने ड्रास्टिक हो सकते हैं कि जो नई डीएनए की कॉपी है कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस, वो सेल के अपैरेटस के साथ नहीं चल सकती, ठीक है। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, वो जो नया सेल बना हुआ है वो सिंपली क्या होगा, मर जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज। वहीं देखा जाए तो अभी भी कुछ ऐसे वेरिएशन हो सकते हैं डीएनए की कॉपीज में दैट वुड लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, जिससे एकदम ड्रास्टिक आउटकम आ जाएगा, परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर नॉट सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते बल्कि थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के समय, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो इनबिल्ट टेंडेंसी है, जो अंदर से टेंडेंसी है किस चीज़ की, वेरिएशन की। वेरिएशन मतलब जो थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे आपके और आपके फ्रेंड्स में हाइट में चेंज है, आपकी स्किन के कलर में चेंज है, तो ये जो वेरिएशन है ये एवोल्यूशन के लिए है। ओके, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन क्या होता है, जो भी सराउंडिंग में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद को ढाल लेती है, खुद को एडजस्ट कर लेती है। ओके, जैसे मैं आपको डार्विनियन फिंचेस का एग्जांपल दूं। एक चिड़िया थी जिसका नाम था डार्विनियन फिंच। ओके, तो ये चिड़िया पाई जाती थी गैलापागोस आइलैंड में, एक आइलैंड था वहाँ पर। उस आइलैंड के चारों कोनों में ये चिड़िया पाई जाती थी, लेकिन एक खास बात इस चिड़िया की ये थी कि चारों कोनों में चिड़िया की जो चोंच थी उसका शेप अलग अलग था। कैसे अलग अलग था, क्योंकि वहाँ पर चारों कोनों में अलग अलग तरह का खाना मौजूद था। कहीं पर कठोर जो कड़क फूड मौजूद था, कहीं पर सॉफ्ट था, कहीं पर छोटा, कहीं पर बड़ा। तो इसी कारण जो चिड़िया की चोंच है, चिड़िया सेम है लेकिन उसकी चोंच धीरे धीरे पतली, मोटी, लंबी ऐसे होती गई। ओके, तो आप खुद देख सकते हैं चिड़िया एक ही है लेकिन उसकी बॉडी की डिज़ाइन में चेंज आ गया खाने के बेसिस पे, जो खाना वो खा रही थी उसके बेसिस पे। तो यही एवोल्यूशन होता है, अपने सराउंडिंग, अपने एरिया, अपने आसपास की चीज़ों के बेसिस पे हमारी बॉडी में जो चेंज आते हैं उन चेंजेस का कारण होता है एवोल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोगों के दिमाग में बैठा होगा। ओके, और अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन, किसी भी पैराग्राफ में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका काम बस ये है कि घर पर 2 से 3 बार रीडिंग लगा लीजिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।